10th में 11th में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें सीखनी है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इसका देखते हैं क्या होता क्या है। देखो, एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया। क्वाइन को 3 बार टॉस करने पर सैंपल स्पेस बनेगा ट्रिपल एच ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें आप दो इवेंट ले लो। इवेंट क्या होगा जो इसी के सबसेट होंगे। एक इवेंट लो ई, और ई इवेंट है सपोज करो ई विद एट लीस्ट 2 हेड्स एपियर। एक ई इवेंट है, क्या है ये, एट लीस्ट 2 हेड्स एपियर। तो ये ई में आ जाएगा एटलीस्ट 2 हेड। किस किस में आ रहे, एटलीस्ट 2 हेड, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये हो गया एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड्स एपियर। एक दूसरा एफ लो। एफ किसको ले रहे हैं हम इवेंट को, कि जो टेल एपियर्स फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो एफ में आएगा फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो कौन कौन आ जाएंगे, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, टी टी टी। ये एफ आ गया, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। ये ई आ गया। तो इसमें अगर हम एक कंडीशन रख दें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब एटलीस्ट 2 हेड एपियर्स व्हेन फर्स्ट कॉइन शोज टेल। यानी कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि पहला जो क्वाइन होना चाहिए, फर्स्ट क्वाइन, वो टेल शो करना चाहिए। जब फर्स्ट क्वाइन टेल शो करेगा, ऐसे में प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हेड एटलीस्ट 2 हेड आए। एटलीस्ट 2 हेड्स एपियर, एक एच एच और आएगा, एटलीस्ट 2 हेड एपियर। तो मैं ये कह रहा था कि सपोज करो एक कंडीशन लगा दी जाए। क्या कंडीशन लगा दी जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन, मतलब इफ फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, पहला वाला जो क्वाइन है उस पर टेल आनी ही चाहिए, मतलब ये कंडीशन हो गई। तो अब कंडीशन अगर हमने ये लगा दी कि पहले वाले क्वाइन पर टेल आना चाहिए, तो जब ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल पॉइंट जिनमें
फर्स्ट क्वाइन पर टेल नहीं है वो अपने आप हट गए। जैसे यहाँ नहीं है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब जो सैंपल स्पेस होगा इसका तो वो अपने आप ही रिड्यूस हो गया, यानी हमारे पास जो चॉइस है वो कम हो गई। तो चॉइस अब कौन सी रह गई? चॉइस वो रह गई जहां से टी शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो ये सैंपल स्पेस था अब ये रिड्यूस होकर के ये हो गया, यानी अब पहले जो सैंपल स्पेस एस था तो अब इस क्वेश्चन के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो एफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट टू हेड। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सैंपल स्पेस में ये सैंपल स्पेस जो बनेगा तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ। कौन आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में टी एच एच आएगा। टी एच एच यहाँ है, ये रहा। और तो कोई नहीं है, बस एक ही है, तो ये आ गया। तो ये हो गया फेवरेबल केस और ये हो गया टोटल केस, यानी ये सैंपल स्पेस में रिड्यूस हो गया। तो अब जो इसको लिखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पीई ये किसके इक्वल हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस तो ये हुए, तो इसको लिखेंगे एन ई इंटरसेक्शन है। और नंबर ऑफ टोटल केसेस, टोटल केसेस हमने इसको लिया है, एफ को लिया है, एन एफ। तो क्या बन गया है? कितने हैं इसमें केस? फेवरेबल केस कितने आए? फेवरेबल केस तो एक आया। और टोटल केस कितने आए? एनएफ में 4 केस आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। एक बार दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। अगर हमने कोई क्वाइन को टॉस किया 3 बार तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा ये। 8 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। कितने हैं? 2 4 6 7, एक कम हो गया, एक और आएगा भाई। एक ये रह गया यहाँ पर ना, THT तो यहाँ पे जो सब हमने इवेंट ली, एक इवेंट ये ली कि एटलीस्ट टू हेड अपियर। एटलीस्ट टू हेड अपियर का मतलब ये हो गया जिसमें 2 हेड कम से कम आने चाहिए। 2 हेड वाले हमने लिख लिए सारे सैंपल पॉइंट। और एक इवेंट है फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, जो पहला वाला क्वाइन है उस पर टेल आनी चाहिए। हमने ये वाले लिख लिए, पहला वाला क्वाइन हमने टेल लिख लिया, पहले वाला क्वाइन हो गया है। तो अगर हमें ये रेस्ट्रिक्शन हो जाए, एक बाउंडेशन ये लगा दी जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड अपियर्स व्हेन फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, यानी अब ये कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगा दी कि पहला क्वाइन टेल होना चाहिए, उसके बाद हमको एटलीस्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आप ये देखोगे कि आप वही फेवरेबल केस कौन से आएंगे? फेवरेबल केस वही आएंगे जिनमें पहला क्वाइन टेल होगा, यानी 2 हेड होने चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, लेकिन उसमें पहला वाला टेल होना चाहिए। तो तब हमें क्या फाइंड करना है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपने ये निकाल दिया। तो ये सिर्फ एक केस होगा जो टेल से शुरू होगा और किसमें 2 हेड आएंगे। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस था ये, अब इस सैंपल स्पेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे? जो ये था, यानी कंडीशन हमारी ये लग गई कि टी से शुरू होना चाहिए, तो हम यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा वो एफ को कंसीडर करेंगे। ये सैंपल स्पेस में रिड्यूस हो गया। तो टोटल केसेस अपॉन टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ से एन ई इंटरसेक्शन है, ये 1 आ गया, 1/4 हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा? रिजल्ट हमको ये पता लगा कि इसको हम लिखते हैं पी ई बाई एफ। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्स, यानी एफ कंडीशन है यहाँ पर और तब आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो पी ई बाई एफ इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, ये आया एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। यही तो बात आई, टोटल यही तो रिजल्ट आया। इसको हमने डिवाइड कर दिया एन एस से। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, यानी ये अगर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस को आप क्या कहोगे, ये फेवरेबल केसेस ई और एफ में और टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी ना किसकी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी होगी। और नीचे एन एफ अपॉन एन एस क्या हुआ, ये हो गया पी एफ। यहां पर ये फॉर्मूला आ गया कि पी ई बाई एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्स, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसमें पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो होगा तो डिफाइन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच ही लाई होती है ना, जीरो और 1, तो पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी ई बाई एफ, ये फॉर्मूला बन गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी को समझने में कोई डाउट है किसी को? देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्या है वो प्रॉपर्टीज? पी एस बाई एफ किसके इक्वल होगा, पी एस बाई एफ। देखो पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब एस क्या होता है, सैंपल स्पेस, और एफ कोई इवेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी एफ ही आएगा अपॉन पी एफ। तो कुल मिला के क्या हो गया, 1, यानी पी एस बाई एफ किसके इक्वल हुआ, 1। अब आपको निकालना है पी एफ बाई एफ, एफ बाई एफ किसके इक्वल होगा, पी अपॉन पी एफ। एफ और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, एफ ही होगा ना, तो हो गया पी एफ अपॉन 1 आ गया, पी ई बाई एफ 1 आ गया। ए और बी दो इवेंट हैं सैंपल स्पेस एस पर, और एफ एक इवेंट है, एस की ई इवेंट है, तो पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पी ए यूनियन बी बाई एफ, पी ए यूनियन बी बाई एफ, ये किसके इक्वल होगा, पी ए बाई एफ, पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसमें ए और बी क्या है, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ एस। कोई सैंपल स्पेस एस है, उसी की ए और बी दो इवेंट है, और एफ भी उसकी एक इवेंट है, और एफ इवेंट है उसमें जो एफ में क्या होगा, पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कोई प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी कोई दो इवेंट है एस की, और पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ इज ऑल्सो एन इवेंट, तो पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। आप इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे करोगे, पी ए यूनियन बी बाई एफ है,
तो जो हमने अभी अभी प्रूव करा है कि पी एफ बाई ये पी ई बाई एफ क्या होता है, जो फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो वो होता है पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यही होता है ना पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये किसके इक्वल आ गया, पी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन अब इसमें देखो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। इसको अगर हम x ले लें, x यूनियन y, तो इसमें यूनियन वाले फॉर्मूले से इसको खोल दो, तो ये आएगा p a इंटरसेक्शन f प्लस p b इंटरसेक्शन f माइनस p इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो a इंटरसेक्शन f b इंटरसेक्शन f इन सब का इंटरसेक्शन ये बनेगा। कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया, अपॉन पी एफ। पी एफ को सबके नीचे अलग अलग लिख दो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब जो अभी हमने पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दिस कैन बी रिटन एज पी ए बाई एफ प्लस दिस इज पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये प्रूव हो गया। ए और बी अगर दोनों डिसजॉइंट होंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए यूनियन बी अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, ये जीरो हो जाएगा। लिख लो इसको। अब एक और प्रॉपर्टी, पी ई डैश बाई एफ, पी ई डैश बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ, 1 माइनस पी ई बाई एफ। डिसजॉइंट में अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाई हो गया। अब जब ए इंटरसेक्शन फाई हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पूरा ही तो जीरो बन गया। ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया, फाई अपॉन एफ, तो जीरो ही तो हो गया। जीरो हो गया तो ये बचा दोनों। ई और एफ, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ई और एफ दो इवेंट हैं, तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ई और एफ दो इवेंट हैं तो क्या होगा। देखो थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि एस बाई एफ कितना होता है, 1। ये प्रूव किया था पी एस बाई एफ इक्वल टू 1। पी
इस एस को आप लिख सकते हो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। जो बात मैं अभी कह रहा था कि जो ई और ई कॉम्प्लीमेंट ये डिसजॉइंट होते हैं, तो ये वाली बात जो अभी मैंने बताई थी कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, पी ए इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ। क्यों, ये जीरो हो जाता है, ए और बी डिसजॉइंट है तो ये बनेगा। तो ये जो ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी सीधे यहां अप्लाई हो रही है, ई यूनियन ई डैश, ई यूनियन ई डैश में क्या आएगा, ये आएगा पी ए बाई एफ है, तो यहां क्या बनेगा, पी ई बाई एफ बनेगा प्लस पी ई डैश बाई एफ बनेगा और इज इक्वल टू 1। तो यहां से पी ई बाई एफ किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस पी ई डैश बाई एफ। और यही तो प्रूव करना चाह रहे थे हम, पी ई डैश बाई एफ को अगर यहीं रखो तो 1 माइनस पी ई बाई एफ हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो आप लोग, कोई डाउट है इसमें, रब कर दूं, ये ई डैश बाई एफ निकालना है हमको, 1 माइनस पी ई बाई एफ, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करना है हमको। कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है, पी एस बाई एफ इक्वल टू 1, पी एस बाई एफ इक्वल टू 1। एस को हम लिख सकते हैं ई यूनियन ई डैश, ये ई और ई डैश दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ई और ई डैश। इसमें फॉर्मूला बना लगा दो जो ये वाला प्रूव किया है, ये किया है ना अभी प्रॉपर्टी। तो अगर ई और ई डैश एक कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके इक्वल आएगा, पी ई बाई एफ, पी ई डैश बाई एफ और इक्वल टू 1। बस यही तो प्रूव करना हमने। पी ई डैश बाई एफ अगर फाइंड करना होगा तो इसको आप इस साइड ले जाओ, ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा तो इसको इधर ले जाओ, यही तो प्रूव हो गया। डिसजॉइंट अगर नहीं होंगे तो यही बनेगा, ये प्रूव कर रखा, ए और बी डिसजॉइंट नहीं होंगे तो ये आएगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। पी ए बाई बी फाइंड करो, क्या आंसर आएगा, ये गिवन है आपको, फाइंड पी ए बाई बी। इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 4/13 और पी बी इज 9/13, आंसर इज 4/9। A family has two children. A family has two children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? क्वेश्चन क्या है हमारा, एक फैमिली में टू चिल्ड्रन, एक फैमिली में दो बच्चे हैं,
A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys? तो probability हमको find करनी है कि दोनों boys होने चाहिए एंड हमको given है, given that का मतलब होता है कि इसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी at least one of them is a boy. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा, इसमें यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा दी कि उनमें से एक लड़का होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो देखो 2 बॉयज हैं, वो टू चिल्ड्रन है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर 2 बच्चे हैं किसी की फैमिली में तो 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, या तो दोनों बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर गर्ल और गर्ल। 4 केस बनेंगे। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? उसको ई लिया अगर मैंने, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो कौन कौन आएगा बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज में? बी और बी, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये ई हो गया। और गिवन क्या है हमको? गिवन में एफ आएगा कि at least one of them is a boy, one of them is a boy, at least one of them is a boy। तो ये आएगा बी बी, बी जी और जी, ये एफ होगा। तो ये एफ हो गया। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करोगे, वो कितना आएगा? ये आएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ई बाई एफ, ई बाई एफ। तो अगर यहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आएगा? एक सैंपल पॉइंट आ रहा है 1/4 और पी एफ क्या आएगा? 3/4। तो ये आंसर क्या आ गया? 1/4 3/4, 1/3 आंसर आ गया। दोबारा देखो, अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अगर एक फैमिली के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का सैंपल स्पेस बनेगा। 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों बॉय हो जाएं, या पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, पहली गर्ल दूसरी गर्ल। 4 केस बनेंगे। फैमिली में 2 बच्चे होने के लिए 4 केस बनते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉय होने चाहिए, तो उसको अपने इवेंट हो गई है ई, तो ये हो गया बी और बी, दोनों बॉय। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है पीई। और हमको कंडीशन लगा रखी है कि उसमें एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय। तो एफ में कौन कौन आ जाएगा? ये कंडीशन होगी, या तो दोनों बॉय, एक बॉय, एक बॉय। अब हमको फाइंड करना है, इसमें कॉमन ले लो, ई इंटरसेक्शन है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, पी ई बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्स। एफ कंडीशन है, तो वो फॉर्मूला लगाया है। अब हमको चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां से अगर हम पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आएगा? वो टोटल केस, फेवरेबल केस एक ही पॉइंट आ रहा, सैंपल पॉइंट 1 आ रहा है, 1, और टोटल केस कितने? 4, 1/4। और इसका पी एफ क्या आएगा? 3/4। यहाँ से पी एफ 1 2 3, 3 पॉइंट है, 3 अपॉन टोटल केस 4। इसको फॉर्मूले में रख दो, तब आंसर आएगा 1/3। एक और क्वेश्चन देखो आप, 10 कार्ड्स हैं 1 से लेके 10 तक आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन द कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। मतलब 1 से लेके 10 तक के
कार्ड हैं बॉक्स के अंदर, उनको मिक्स कर लिया गया है बढ़िया से। एक कार्ड को उसमें से निकाला गया, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। इट इज नोन दैट, तो इट इज नोन दैट का मतलब ये हुआ कि ये हमको कंडीशन दी हुई है, ये हमें कंडीशन पता है। क्या पता है? कि जो नंबर होगा, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये गिवन है हमको। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ये इट इज इवन नंबर। चलो बताओ आंसर। एक से लेके 10 तक के नंबर हैं, एक नंबर को निकाला गया, एक नंबर को फाइंड, जब एक नंबर उसमें से ड्रॉ किया गया, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड is more than 3, find the probability that it is an even number. 4 by 7 is the correct answer. 4 by 7। देखो, 1 से लेके 10 तक के टोटल नंबर है, इसका इट्स आंसर इज 4 by 7। 1 से लेके 10 तक के नंबर है, एक नंबर आपको निकाला और गिवन क्या है आपको कि नंबर इज मोर देन 3, तो उसको आप एफ ले लो। कितना आएगा? नंबर इज मोर देन 3, मतलब ये आ सकता है 4, 5 से लेके और 10 तक, ये एफ बनेगा। 1 से लेके 10 तक के नंबर है, तो इसमें एस क्या बनेगा? 1 से लेके 10 तक का, ये एस बनेगा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर में कौन कौन आएंगे? 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा। आपको चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा? ई और एफ में 4 कॉमन आएगा, 6, 8, 10 ये कॉमन आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ई बाई एफ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 4 नंबर्स आ रहे, 4 बाई 10। नीचे आएगा पी एफ, पी एफ की क्या होगी? कितने नंबर्स हैं टोटल? ये 7, 7 बाई 10। आंसर इज 4 बाई 7। आंसर इज 4 बाई 7। एक और क्वेश्चन देखो। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच, टोटल है 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. 10% of 430 girls study in class 12, ये हमको पता है। 10% of the girls study in class 12. So what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? What is the probability that a student chosen randomly? एक स्टूडेंट को चूज किया गया, a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl. क्वेश्चन समझ में आ गया?
1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से 430 गर्ल्स हैं. इट इज नोन दैट 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ता है. गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. गिवन ही है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. 1/10 आंसर आएगा. कितने बच्चों का आ रहा 1/10? आ गया सारे बच्चों का? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? एक और क्वेश्चन देखो. एक डाई को 3 बार फेंका गया. A die is thrown 3 times. Next question. A die is thrown 3 times. Events A and B. A event है 4 on the third throw. A है 4 on third throw. B 6 on the first. Six on the first, 5 on the second. Five on the second. Find the probability of A given that B has already occurred. तो हमको P A by B निकालना है. Probability of A when B is already occurred, यानी P A by B फाइंड करना है. एक डाई को 3 बार फेंका गया. डाई को आप 3 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1, फिर 1 1 2, ऐसे करके बनते चले जाएंगे ना. और लास्ट में कितना आएगा? 6 6 6. टोटल कितना बनेगा? 216. ये सैंपल स्पेस हो गया. ए क्या इवेंट है? ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो. ये ए है. और ए बाई बी निकालना है. तो देखो ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो में कौन कौन आएंगे और कितने आएंगे? कितने केस बनेंगे? 4 ऑन द थर्ड थ्रो का मतलब ये हो गया 1 1 4. ऐसे कितने केस आएंगे? एक आएगा 1 2 4 वाला आएगा, 3 4, 3 केस आएंगे. हाँ भाई, एक 1 यहाँ पर है तो 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4 के साथ 4, 6 केस तो यही बन गए. 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4 के साथ 4, 5 4 6 4, 6 केस तो ये बन गए. अब 6 केस जो बने हैं वो तब बने इस 1 के साथ. तो जब यहाँ पे 2 होगा तो 6 और बन जाएंगे, 3 होगा तो 6 और बन जाएंगे. तो 6 के साथ टोटल कितने केस बनेंगे? 36 केस बनेंगे. 36 केस आएंगे, यानी कि इसमें जो आएंगे वो 36 केस आएंगे. अब बात आती है बी की. तो ये से बी में 6 ऑन द फर्स्ट. अब 6 ऑन द फर्स्ट पे कौन कौन आएगा? जैसे 6 1 1,
तो ये बनेगा 6 1 2 6 1 3। तो टोटल केस आ जाएंगे, जितने आएंगे सारे केस आ जाएंगे। अब हमको चाहिए होगा पी ए बाई बी निकालने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा और अपॉन पी बी चाहिए होगा। तो इसमें कितने केस आएंगे बी में, ये बी है तो बी के टोटल केस कितने बनेंगे एन बी। कितने केस बनेंगे टोटल? बी में है 6 ऑन द फर्स्ट 5 ऑन द सेकेंड। 6 ऑन द फर्स्ट 5 ऑन द सेकेंड, यानी 5 यहां पर आना चाहिए। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे सिर्फ। 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, 6 केस बनेंगे टोटल, 6 केस। तो कितना बन जाएगा ये? यहाँ पे 6 केस आ गए। अब इसमें हमको चाहिएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कितना आएगा बताओ? कॉमन कौन कौन आएगा? कितने केस कॉमन आएंगे? एक केस कॉमन आएगा, सिर्फ एक। वो कौन सा कॉमन होगा? कौन सा केस कॉमन होगा? 6 5 4, ये कॉमन होगा। तो यहां पर जो एन बी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए और बी में एक केस कॉमन हुआ तो 1 अपॉन टोटल केस 216। और पी बी कितना है? इसके अंदर बी के अंदर कितने केस बने? 6, 6 अपॉन 216। तो आंसर क्या आ गया? 1/6 आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6, उस पे 6 आना चाहिए दोनों पे। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? What is the probability that the number 4 has appeared at least once? बताओ, करो, क्वेश्चन देख लो। एक डाई को 2 बार फेंका है। डाई को 2 बार फेंकने पे सैंपल स्पेस बनेंगे 36 सैंपल पॉइंट आएंगे इसमें। अब यह है कि सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6, ये गिवन है आपको, ये हमको गिवन है। क्या गिवन है? कि उस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सम उनका 6 होना चाहिए। तो इसको क्या लोगे आप? एफ। ये गिवन है हमको, कंडीशन है। तो 6 कब कब आएगा? 6 कब कब आएगा? 1 5 में आएगा, और 2 4, ये आएगा 6। अब आपको ई निकालना है। ई का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि 4 हैज appeared एट लीस्ट वंस, कम से कम 4 एक बार आना चाहिए। 4 एक बार आना चाहिए। तो 4 कौन कौन से कितने केसेस में आएगा? 4 जो आएगा, जैसे 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 तक तो ये आ गया।
4 1 4 2 4 6 और 1 4 2 4 3 4 और 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 तो यहाँ पे आ चुका होगा 2 बार। तो अब ये टोटल केस कितने बन गए? 6 केस ये बने, 6 और 3 9, 9 और 2 11 केस बने टोटल। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी हुई, अब इसमें कॉमन निकलेगा। कॉमन में कौन कौन आएगा? 2 4 कॉमन आएगा, 2 4 4 2 कॉमन आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पी ई बाई एफ। पी 2 पॉइंट नीचे अपॉन टोटल केस कितने? 200, टोटल है 36 और अपॉन पी एफ। पी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने केस हैं? 5, 5 बाई 36। तो आंसर क्या होगा? 2/5 आंसर होगा। कल आप करके लाओगे अपनी एनसीईआरटी से 13.1 करके लाओगे और बुकलेट के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करके लाओगे, बुकलेट वाले। बुकलेट से, बुकलेट में के क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा। तो एक तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, हाँ वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी और प्लस क्वेश्चंस इसके करोगे आप बुकलेट वाले।